मैं आपका अपना जेपी सिलवानिया। हमारे दिमाग में यह सोचकर बहुत अच्छी खूबसूरत एक तस्वीर बनती है जब हम सोचते हैं कि सूरज, हवा और पानी हमारी ऊर्जा की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होंगे, परंतु हमारे दिमाग में यह एक अच्छा सा संदेश चला जाता है कि आने वाले समय में तेल और खनिज के लिए जितने भी बड़े देश हैं या कंट्रीज़ हैं वो आपस में नहीं लड़ रहे होंगे। पूरे विश्व में शांति होगी और जो पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला है उस प्रदूषण से कुछ ना कुछ निजात मिल जाए। 2022 तक जर्मनी अपनी सारी ज़रूरतों की ऊर्जा को पूरी करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा पर निर्भर रहेगा और परमाणु ऊर्जा मुक्त देश बनने के प्रयास में है। भारत में भी आने वाले समय के लिए कार्बन उत्सर्जन में 30 से 40% कमी करने का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विश्व के 135 देशों ने ये कहा है कि आने वाले 2030 तक 90 से 95% तक हम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसमें भी कुछ सीमित संसाधनों का या सीमित खनिजों का प्रयोग होता है, जिससे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार अगर सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल से बनती है और जिसको सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा में संचालित किया जाता है। वहीं अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियाँ लगाकर उसका करंट बैटरी यूज़ में स्टोर किया जाता है। और आजकल मोस्टली जगह जितने भी परिवहन हैं या जितने भी घर हैं जहाँ पे भी हैं सभी में बैटरी का बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। बैटरी में जितने भी संसाधन यूज़ होते हैं वो सारे सीमित संसाधन यूज़ होते हैं। खनिज हैं जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, मरकरी, ग्रेफाइट। खनिज कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम के तरीके से ही सीमित संसाधनों के रूप में है। आपको बता दें कि ज़्यादातर ये जो सीमित संसाधन हैं ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और जब दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की कंट्रीज़ में पाए जाएंगे तो वहाँ की कंट्रीज़ का इन सीमित संसाधनों पर क्या है दबदबा रहेगा। तब ये हुआ कि भले से हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इन्हीं के साथ साथ हमें सीमित खनिजों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दुनिया में पूरी ऊर्जा के संचालन में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सिर्फ 7% है और वहीं दुनिया में सिर्फ 1% इलेक्ट्रिक कार आज के मौजूद में चलन में है। ईए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अगर विश्व ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस स्पीड से बढ़ रहा है अगर उसी स्पीड से बढ़ता रहेगा तो लिथियम की मांग 60 से 70 गुना तक बढ़ जाएगी और वहीं पर कोबाल्ट और ग्रेफाइट की मांग भी 30 से 40 गुना बढ़ जाएगी, जिससे इसके कारण विश्व में सारे देशों के बीच राजनीति बढ़ जाएगी और उसके कारण संसाधनों का अभाव भी पैदा हो सकता है। नीतियों के बिना मुसीबत बन सकती है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आजकल में जितने भी जो बैटरीज हैं इनकी रिसाइकलिंग करने के लिए रिसाइकलिंग तो करते हैं पर कम से कम सिर्फ 11% इलेक्ट्रिक बैटरीज या इनकी कार्स की रिसाइकलिंग की जाती है, तबकि हमें वो जितने भी खनिज हैं सीमित संसाधनों में वो हमें वापस नहीं मिल पाते हैं। इस ग्रीन एनर्जी का फ़ायदा तभी मिल सकता है जब दूरगामी स्तर पर वैश्विक नीतियां बनाकर इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। थैंक यू।